हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों आज का सेशन जो है ये स्पेशली ये क्लास 9 के लिए है। बहुत काफ़ी दिनों से क्लास 9 के विद्यार्थी का मैंने वीडियो अपलोड किया नहीं था, तो सोचा कि आज अपलोड कर देता हूँ। तो ये बेसिकली एक जो वीडियो है ये क्लास 9 के विद्यार्थी के लिए है। ठीक है, क्लास 9 के लिए मैं आज का इस वीडियो में लेकर आया हूँ उनके लिए टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में। दोस्तों टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि उनके मॉडल सेट 1 में तैयार किए गए थे, उन क्वेश्चन का देखेंगे कि मॉडल सेट 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन आपका बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, पूरा उसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से भी स्किप मत करिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। परिमेय संख्या क्या होती है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। परिमेय संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का अगर हम गुणनफल करते हैं तो हमारा क्या होगा। ऑप्शन देखते लेते हैं। ऑप्शन में दिया है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या अभाज्य संख्या। तो दोस्तों दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, अगर हम 1/4 को यानी 1/4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी 1/8 मिलेगी, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। यानी दो परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है, जीरो किस प्रकार की संख्या है। आपको बताना है जीरो किस प्रकार की संख्या है। जीरो एक अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम संख्या या परिमेय संख्या है। दोस्तों जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए जीरो क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या है या वास्तविक संख्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सभी संख्याओं का समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आती है, परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय भी आती है, आपका पूर्ण संख्या भी आती है, प्राकृतिक संख्या भी आती है। तो परिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वास्तविक संख्या। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है 3 तथा 4 के बीच निम्नों में से कौन सी परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या आपको बताना होगा। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच 10/3 आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 10/3 को जब आप सॉल्व करेंगे, 10/3 को जैसे आप 10/3 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3.333 आपका आते रहेगा। ठीक है, 3.33 आ रहा है, इसका मतलब ये जो 3.33 है ये 3 और 4 के बीच का संख्या है। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या क्या होगी, 3.33 आपका होगी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 10/3। ठीक है, अगर यहाँ पे सवाल आपको ये पूछ देता है कि 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए, 3 परिमेय संख्या निकालिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम a + b/2 का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपका बोलते 4 परिमेय संख्या निकालिए तो हम इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, इसका 2 विधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है यदि 64 का पावर x = 8 है तो x का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना होगा। 64 का पावर x = 8 तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बाहर हमारा क्या है, x है, इक्वल टू हमारा क्या लिखा है, 8 लिखा है। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या है, a का पावर m जो है हमारे बराबर होता है a का पावर n। यदि a का पावर m = a का पावर n हो तो m हमारा n के बराबर होगा, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हम बनाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे जैसे 64 को क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर है ना, बाहर में आपका x है इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ 1 है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 1/2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद है। बहुपद होना चाहिए और एक चर वाला बहुपद होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका x + y लिखा है, यहाँ पे तो अलग अलग चर राशि है। ठीक है, एक x है एक y है, ये तो बहुपद है, यहाँ पे एक चर वाला बहुपद नहीं है। ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं कि एक ही तरह का यहाँ पे क्या है,
चर राशि है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ठीक है, एक ही तरह का चर राशि है और ये बहुपद भी है, इसलिए ऑप्शन 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है 2x + 6 का शून्यांक कौन है। 2x + 6 का शून्यांक निकालने का तरीका क्या है। जैसे आपको 2x + 6 का शून्यांक निकालने बोला है तो 2x + 6 इक्वल टू आप क्या करना है, 0 कर दीजिए। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू -6/2, तो -6/2 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर -3 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा -3। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है x का पावर 4 3x² - 5 का घात क्या है, घात बताना है। तो किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, उस बहुपद का जो पावर सबसे ज्यादा होगा वही उसका बहुपद घात होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x का पावर 4 है ना, यानी कि पावर 4 यहाँ पे दिया है, और जबकि सबसे ज्यादा है यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा x का पावर 4। यानी कि हम देखते हैं कि घात में जो है ना, पावर में जो होता है, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा में है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 सबसे बड़ा संख्या है, यहाँ पे 4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है यदि px = x - 1 तो p0 का मान क्या होगा। p0 का मान आपको निकालना है, px बराबर क्या बोला, x - 1 है। x - 1 p0 का मतलब ये दो दोस्तों कि आपको x की जगह पे 0 बैठाना है। जैसे हम x की जगह 0 बैठाएंगे, 0 - 1 होगा हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा -1। क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 2x³ - 5x² - x + 3 में x² का गुणन क्या होगा। x² का गुणांक यानी x² के साथ कौन सा नंबर गुना के रूप में है वो आपको बताना होगा। ये आप देख सकते हैं कि x² के साथ जो है ना -5 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा -5। क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है यदि किसी बहुपद px = x31 + 1 को x - 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। शेषफल निकालना है। शेषफल निकालने का तरीका है, आपको x - 1 दिया गया है, क्या करना है, x - 1 बराबर आपको 0 कर देना है, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, आपका -1 आएगा। तो जहाँ पे आपका x लिखा हुआ है वहाँ पे आप -1 दे दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही -1 वहाँ पे, सॉरी -1 नहीं होगा, यहाँ पे +1 होगा, सॉरी -1 नहीं होगा, +1 होगा, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, x - 1 = 0 कर रहे हैं, तो हमारे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस बराबर के ऊपर जगह प्लस हो जाएगा। आपको क्या क्या है, आपको अभी क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालने के क्या करेंगे, x की जगह पे आप 1 बैठाइए। तो जैसे हम x की जगह पे 1 बैठाएंगे, हमारा 1 वैल्यू 1 ही आएगा, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 2 होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद का मतलब क्या, 2 पद आना चाहिए, ठीक है। कौन सा बहुपद द्विपद है, 2 पद आना चाहिए। ऑप्शन सी में आपको 2 पद दिख रहा है, ठीक है। इस बहुपद का कितना पद है, 2 पद है, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है x² - 9x + 14 का गुणनखंड क्या है। आपको गुणनखंड करना है, ठीक है, आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड आप जैसे करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, x - 7 × x - 2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए गुणनखंड कैसे किया जाता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ गुणनखंड कैसे किया जाता है। आपको क्या करना है, गुणनखंड के लिए आपको क्या करना है, मिडिल फैक्टर जैसे हम कहते हैं, x² - 9x + 14 है आपका। 9x को 2 ऐसे संख्या के रूप में तोड़ना है जिसको गुना करने से हमारा 14 आना चाहिए। इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं इसको -7x और -2x के रूप में तोड़ सकते हैं, +14, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, हमारे यहाँ पे x आएगा कॉमन, और यहाँ पे x - 7 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। -2 यहाँ से कॉमन होगा, और यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, x - 7 होगा। तो 2 जैसे x - 7 2 बार आया है, हम उसे एक बार लिखेंगे, x - 7 का हम एक बार लिखे, और जो नहीं मिला, जैसे x - 2 नहीं मिला, उसे हम और बार लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमारे क्या आया आंसर, x - 7 × x - 2, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, x - 7 × x - 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, आपको आकृति देखते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर आंसर देना है। यहाँ पे कुछ कहा है, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा है, आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस आकृति को देखते हुए आपको निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। जैसे ये आकृति, ध्यान से देखिए, आकृति में आपको पहला क्वेश्चन क्या है, बी का निर्देशन आपको देखना होगा, आकृति में बी कहाँ है और बी का निर्देशन क्या हो सकता है, ठीक है। ये आकृति आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देख के बताना है कि बी कहाँ पे है, कौन सा पॉइंट बी। देखिए आपको बी यहाँ पे दिख रहा होगी, आपका पॉइंट ये वाला बी है दोस्तों, ठीक है। आपको एक पॉइंट बी दिखा दिया, उस बी का निर्देशन क्या होगा आपको बताना होगा। जैसे हम देख सकते हैं बी के जो है ना, वाई एक्स में बी कहाँ पे मिल रहा है, 2 में मिल रहा है, और एक्स एक्स में कहाँ मिला, -5 में। तो बी का निर्देशन क्या होगा, एक्स का निर्देशन क्या है, -5 है, और वाई का 2 है, तो बी का निर्देशन क्या होना चाहिए हमारा, -5/2।
आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में -5/2 कहाँ पे ऑप्शन है, उसमें आपको टिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी -5 और 2। 16 नंबर का सवाल क्या है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 -5 द्वारा कौन सा बिंदु है जो -3 -5 को दिखाता है। ठीक है, -3 बोला गया है नहीं कि आपका एक्स अक्ष माइनस होना चाहिए, एक्स अक्ष में -3 दिया गया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स अक्ष में -3 यहाँ पे है। ठीक है, -3 यहाँ पे है और -5 यहाँ पे है। कौन सा बिंदु दिखा रहा है, ये बिंदु जो ई है, ये दिखा रहा है -3 और -5 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिंदु ई इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन बी में ई दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पूछा है 17 में डी का भुज मतलब क्या होता है दोस्तों, भुज जो होता है हमारा, वो हमारा होता है आपका y अक्ष को, सॉरी x अक्ष को हम भुज कहते हैं, और कोटि किसको कहते हैं, कोटि हम कहते हैं y अक्ष को। आपका डी का भुज का कहने का मतलब ये हुआ कि डी का x अक्ष क्या है, डी यहाँ पे देखिए आपको ये वाला पॉइंट डी दिख रहा होगा, डी पॉइंट का x अक्ष का वैल्यू क्या है, तो 6 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6। डी का भुज क्या होगा, राइट आंसर 6 होगा। भुज, जहाँ पे भुज की बात करेगी, भुज और कोटि कहते हैं y अक्ष को, भुज कहते हैं किसको, x अक्ष को भुज कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है आपको क्या, बिंदु H की कोटि यानी H जहाँ पे बिंदु दिया हुआ है उसका y अक्ष क्या है वो आपको बताना होगा। आपको यहाँ पे फिगर में बिंदु H आपको फाइंड आउट करना होगा। बिंदु H जैसे आपका यहाँ पे है, ठीक है, इसका y अक्ष क्या है, y अक्ष आपका क्या है, -3 है, ये आपका y अक्ष है, -3 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो -3 इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बिंदु H का क्या होगा, -3। ऑप्शन बी में आपको -3 दिया गया है, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है आपको m का निर्देशन क्या होगा। आपका बिंदु एक m है दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, बिंदु m कहाँ पे दिया हुआ है उसका आपका निर्देशन बताना होगा। ठीक है, तो बिंदु m हमारा यहाँ पे है, ये हमारा बिंदु m है, m का निर्देशन क्या होगा। देखिए जो बिंदु m है ये सिर्फ और सिर्फ x अक्ष में है, जहाँ x अक्ष में है वह -3 में है, y अक्ष में नहीं है, y अक्ष में नहीं है, इसका मतलब y अक्ष का निर्देशन क्या होगा, 0 होगा। इसका m का निर्देशन क्या होना चाहिए हमारा, -3, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ x अक्ष में है, y अक्ष को हमारा टच नहीं किया है, इसलिए इसका मान क्या होगा, -3 और 0। चलिए आगे देखते हैं, m का निर्देशन क्या होना चाहिए, -3 और 0। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, -3 और 0। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा है x अक्ष और y अक्ष को, y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। जिस बिंदु पर x और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को दोस्तों मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 21 में यदि 2 और 0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान निकालना होगा। 2 और 0 इस समीकरण का क्या है, हल है, तो आपको k का मान निकालना होगा। देखिए ये क्या है, आपका x का मान है और ये क्या है, y का मान है, ये x का मान है और ये y का मान है। आपको क्या करना है, x की जगह पे आप 2 बैठाइए, है ना, और y की जगह पे 0 बैठाइए। जैसे हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, हमें समीकरण दिया हुआ है, हमें दिया है समीकरण 2x + 3y। ठीक है, हम क्या करेंगे, x की जगह 2 बैठाएंगे, y की जगह क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे 2 × 2 4 हो गया, 3 × 0 इज 0, तो 4 + 0 इज 4, तो इसका राइट आंसर हमारा 4 आना चाहिए। ठीक है, k का वैल्यू क्या आएगा हमारा, 4 आएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए 4 होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म पे होता है वो बताना होगा। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है वो आपका ax + by + c के रूप में होता है, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ax + by + c = 0 के रूप में होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले, क्वेश्चन नंबर 23, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है, एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है। आप देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण जितना भी ग्राफ आप बनाएंगे वो क्या होता है, एक सरल रेखा ही हमारा निरूपित करता है, एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है x = 5 y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। आपको इसमें चेक करना होगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करके आपको चेक करना होगा कि ये जो है ये कौन सा रैखिक समीकरण का हल है, ये आपको पता करना होगा। तो देखिए आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप सीधा देखिए, आपका यहाँ पे जैसे आपका क्या है 7 है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर हम x का वैल्यू 5 देते हैं और y का वैल्यू 2 देते हैं, यहाँ y का वैल्यू जैसे हम 2 देंगे ना, हमारा 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम 4 और 5 को प्लस करके तो हम 7 नहीं ला सकते, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी में देख सकते हैं कि यहाँ पे 5x ऑलरेडी दिया है, 5x यहाँ लिखा हुआ है और x का वैल्यू हमारा 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे तो और नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमारा बराबर का उस पर क्या है 7 है, हमारा 7 नहीं आ सकता ऐड करके।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है, तो x की जगह पे हम जैसे ही 5 बैठाएंगे, y की जगह पे 2 बैठाएंगे, तो 5 और 2 प्लस करने से हमारा 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लेफ्ट हैंड साइन और राइट हैंड साइन दोनों इक्वल हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 में आपसे पूछा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है का एक हल होगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, इसमें आपको दिए हुआ जो ऑप्शन है इसमें बताना होगा इनका हल क्या होगा। तो इनका हल होगा 3 और 2। 3 और 2 क्यों होगा दोस्तों? देखिए, जैसे ही हम x की जगह पे, जैसे हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, एक बार समीकरण का देख लेते। समीकरण हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, हमारा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। क्या करना है आपको? अगर हम x की जगह पे 3 बैठाते हैं और y की जगह पे हम 2 बैठाते हैं, तो हमारा वैल्यू कितना आता है? 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12। यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइन और राइट हैंड साइन बराबर हो रहा है। वो कब बराबर हुआ? जब हम ऑप्शन बी का हल को लिए। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है? यदि बिंदु 2 3 x प्लस वाई के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो k का मान निकालना है। 2 3 आपको यहाँ पे देखिए x और y का वैल्यू दिया बताया गया कि आपका 2 3 है। आप x की जगह 2 लिखिए, y की जगह पे 3 लिखिए, 2 और 3 प्लस करें कितना आएगा? 5 आएगा। तो k का मान क्या आना चाहिए? हमारा आंसर 5 आना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 27, रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिशत करेगा? किस बिंदु पर प्रतिशत करेगा ये बताना है। तो यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है। आपका क्या करना होगा? इन सभी जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से x और y के वैल्यू को पुट करके चेक करना होगा कि किस में 12 आ रहा है। ठीक है, तो जो 12 होगा वो आपका किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ ये जैसे समीकरण आपको दिया हुआ है 12 आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में आएगा। आप चेक कर सकते हैं इसको। ऑप्शन सी में हमें क्या दिया है? 3 और 0 दिया हुआ है। 3 और 0 दिया है तो हम आप समीकरण को देख सकते हैं 4x लिखा हुआ है, x की जगह पर हम 3 बैठाएंगे प्लस 3 इंटू वाई की जगह हम 0 बैठाते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 3 आपका 12 हुआ प्लस 0 इक्वल टू 12। हम क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है। कौन सा ऑप्शन पे बराबर हुआ? ऑप्शन सी में, जब हमने क्या लिया? x का मान 3 लिया, y का मान 0 लिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होता है? पूरक कोण कितने डिग्री के बराबर होता है दोस्तों? पूरक कोण हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 60 अगर दिया है तो अगला कोण हमारा कितना होना चाहिए? अगला हमारा 30 डिग्री होना चाहिए, तभी ना 60 एंड 30 ऐड करने से कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम अधिक कोण के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक कोण। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं कि उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। अपने पूरक के आधा, पूरक आपका कितना डिग्री के बराबर होता है? पूरक आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 का आधा कितना होता है? 30 होता है। 30 से हम 30 अधिक कर रहे हैं। 90 का आधा 30 हो गया, बोलते हैं पूरक का आधा 30 हो गया और उससे 30 डिग्री ज्यादा है, तो 30 प्लस 30 60। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 60 डिग्री। नीचे 31 क्या होता है? नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिशत करती है। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओ इक्वल 70 डिग्री, तो सीओ निकालना है। देखिए आपका ये है सवाल, आपको इसको सॉल्व करके बताना होगा कितना डिग्री आएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 110 डिग्री। ठीक है, आप इसको कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसका वीडियो में फिर से बनाऊंगा इसको सॉल्व करने का। ये चैप्टर 6 का ये क्वेश्चन है। चैप्टर 6 का क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, उस टाइम पे आपको बता दूंगा कि ये कैसे आपका 110 डिग्री का आंसर आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में इसमें आपको क्या बोला है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा? पहले तो आपको x का वैल्यू निकालना होगा। देखिए कैसे आपको x को निकालेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया? 50 डिग्री दिया हुआ है, तो 50 और x को हम अगर प्लस करते हैं 50 प्लस एक्स इक्वल टू क्या करेंगे? 180 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म को बना कौन है? तो जैसे यहाँ पे 180 करेंगे, x का वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना? x का वैल्यू हमारा टोटली 130 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ x का वैल्यू 130 तो y का वैल्यू भी हमारा 130 होगा। जैसे हम क्या किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं एकांतर के नाम से। जब हमारा x का वैल्यू 30 आएगा तो y का वैल्यू भी x का वैल्यू 130 आया हमारा, तो y का वैल्यू भी हमारा 130 ही आएगा। जिसे हम एकांतर कोण के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये दोनों हमारे क्या है? एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण। अब हमको निकालने क्या बोला गया था? हमको बोला गया था निकालने की आप x प्लस वाई का मान निकालिए। x का मान भी 130 था हमारा और y का मान भी 130।
तो दोनों को जैसे हम जोड़ेंगे हमारा टोटल कितना हो जाएगा 260 आ जाएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा 260। तो 260 आपका जिस ऑप्शन पे दिया हुआ उसे आप टिक कर दीजिए। ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं कि 260 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन 33 में पूछा है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग आपका कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। देखिए समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और हमारा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, वो आपके 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर किसी त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही समकोण हो सकते हैं दोस्तों। दो समकोण हो गए तो अगले दो समकोण होंगे तो दो ही में तो हमारा कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो हमारे क्या हो जा रहा है, गलत ऑप्शन हो जा रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, एक ही समकोण होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे गलत दिया गया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा समकोण हो सकता है। अगर दो समकोण होगा तो तीसरा त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 2 कोण अगर समकोण होते हैं 2 कोण समकोण हो जाएगा, तो 2 कोण में ही हमारा 180 डिग्री हो जा रहा है। तीसरा कोण का कोई वैल्यू ही नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें कोई मान, उसका कोई मान भी देते हैं तो 180 से ज़्यादा हो जा रहा है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन ए यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन सी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी को देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा है ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर, तो सी इज इक्वल टू पी क्यू है, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना होगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ ए बी है, ए लिया गया है ना, ए बी, और यहाँ लिया गया सी, तो आपका एक त्रिभुज क्या बनेगा ए बी सी बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ से। क्यू पी क्यू, क्यू पी क्यू हो रहा है, तो क्यू पी क्यू तो हमारा त्रिभुज नहीं बन सकता, हम क्या ले सकते हैं पी क्यू आर हमारा एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बी सी हमारा सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता के एक कसौटी नहीं है। त्रिभुज के सर्वांग समता के जो नियम है वो आपको जाननी होगी, और त्रिभुज के सर्वांग से कौन सा जो है कसौटी नहीं है। देखिए आपका एस एस होता है जिसे हम साइड एंगल साइड के नाम से जानते हैं, ए एस भी होता है जिसे हम एंगल साइड एंगल के नाम से जानते हैं, और साइड भी होता है। हमारा कौन सा नहीं होता है, वो है आपका ऑप्शन सी, जो कि हमारा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो हमारा नहीं होता है एस एस ए साइड एंगल, ये हमारा नहीं होता है ना। हम कैसे याद करते हैं, एक होता है एंगल साइड एंगल, ठीक है, जैसे कि आपको ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है एंगल साइड एंगल होता है, और साइड एंगल साइड होता है, और साइड होता है, यही 3 होता है। ये आपका एस एस ए ये नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या पूछा है, 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के 2 कोनों के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बने हो बराबर हो तो किस प्रकार का सर्वांगसम होंगे। अच्छा, 2 कोण की बात की गई है और एक भुजा की बात की जा रही है, 2 कोण और एक भुजा की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कौन सा सर्वांग समता का कसौटी यहाँ पे यूज होगी, वो है आपका ऑप्शन ए एंगल साइड एंगल। 2 कोण की बात की जा रही है, एक भुजा की बात की जा रही है जिसमें वो दोनों कोण बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 38 देखते हैं। क्वेश्चन 38 में पूछा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है, जब तीनों भुजा बराबर, तो समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण का मान है वो है आपका 60 डिग्री दोस्तों। ठीक है, क्या है आपका वो 60 डिग्री, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे क्या पूछा है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो, यहाँ भुजा की बात की जा रही है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कौन से कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यहाँ पे चूंकि भुजाओं की बात की जा रही है, साइड की बात की जा रही है, यानी कि ये यहाँ पे कौन सा सर्वांगसमता का कसौटी लगेगी, वो है आपका साइड। क्या लगेगी, साइड। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 40 को समझते हैं। क्वेश्चन 40 में अब दिया है आकृति में त्रिभुज बी और सी तथा त्रिभुज ए और डी सर्वांगसमता के किस नियम से सर्वांगसम है। सर्वांगसमता के किस नियम से सर्वांगसम है, आपको आकृति में दिख ही रहेगी, दोनों ही त्रिभुज है ना, त्रिभुज बी और सी, ये त्रिभुज बी और सी, और नीचे आपका त्रिभुज जो ए और डी है ना, ये दोनों ही त्रिभुज हमारा क्या है 90 डिग्री का यहाँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं।
दोनों ही त्रिभुज हमारे समकोण त्रिभुज है। जहां पे आपको दो समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी उसे हम RHS सर्वांग समता कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? RHS, है ना। RHS का मतलब क्या होता है ना? RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड ये आपका यूज होता है सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही यूज होता है, जब दो समकोण त्रिभुज को हम आपस में सर्वांग समता दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये था आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट 1 के। और जो 3 मॉडल सेट आपका तैयार किए गए तो उन तीनों मॉडल सेट का क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस पूरा एक सोल्यूशन का PDF आपको मिल जाएगी। अब उसमें से आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। आपका साइंस का सब्जेक्ट को भी मैं अपलोड करूंगा, जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। आप अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए और अपने सभी जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोग आपके सहपाठी हैं जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को आप शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का सेशन इतना तक ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर एवरीवन।